हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस से नेहरू सर। हम लोग बेटा यहाँ पर बात कर रहे हैं जीओसी के बारे में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें बेटा। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात बता चुके बेटा, आप है ना। जो पिछला वीडियो है आप उसको बेहतर ढंग से पढ़े, उसमें हम आपको है ना रिएक्शन इंटरमीडिएट को पहचानना है सिर्फ बेटा, अभी सिर्फ पहचानना है रिएक्शन इंटरमीडिएट को। उसके स्टेबिलिटी के लिए बात हम लोग करने वाले हैं। रिएक्शन इफेक्ट में सारा कंडीशन पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, और उसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, आपका रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, ढेर सारा कंडीशन है बेटा, हम लोग उसे देखने वाले हैं। बेटा पहले हम लोग एक बात देखें और अपने बॉडी के एनर्जी को बढ़ाएं। देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सुने। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। बेटा यहाँ पर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें तो क्या कहा जाता है बेटा, कि जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, रोड पर कुत्ता भी जिंदगी काट लेता है बेटा, नाली में कीड़ा भी जिंदगी काट लेता है, कीट पतंग भी जिंदगी काट लेता है। क्या वो भी कोई जिंदगी है? कोई वो जिंदगी है? अगर आप ऐसा जिए, आप इस तरह से अपने लाइफ को बनाएं, अपने लाइफ को इस सफलतम है ना पोजीशन तक ले जाएं, एवरेस्ट बने बेटा, एवरेस्ट बने, है ना। एवरेस्ट देखने दुनिया जाता है, इसका मतलब आप एवरेस्ट बने और आपके लाइफ को देखने के लिए दुनिया आए, ऐसा बने। और इसके बनने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, कंटिन्यूअस पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय ना रात नजर आए ना तो दिन, शाम पढ़ने बैठे सुबह हो जाए, सुबह पढ़ने बैठे शाम हो जाए, मीन्स टाइम पता ना चले तो समझे कि हम पढ़ रहे हैं। हम पागल हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, पढ़ने के लिए पागल हो चुके हैं। और पढ़ने के लिए जो पागल हो जाता है उसका रिजल्ट निश्चित है, उसका सफलता गारंटी है, उसे कोई नहीं रोक सकता बेटा। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं जीओसी के बारे में। जीओसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट बताए थे, सेकेंड फैक्टर हम आपको बताने जा रहे हैं। सेकेंड फैक्टर को हम लोग बताने जा रहे हैं बेटा, और देखने जा रहे हैं कि सेकेंड फैक्टर आखिर है कौन। तो सेकेंड फैक्टर है आपका अटैकिंग रिएजेंट, या कहें रिएक्शन रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट कहें या फिर आप कहें रिएक्शन रिएजेंट। यहाँ पर बेटा सभी लोग इस बात को सोचता है कि आखिर ये है कौन, अटैकिंग रिएजेंट है कौन, है ना, ये कैसा है ना, इसे कैसे पहचाने, हम लोग देखते साथ कैसे पहचान लें कि ये अटैकिंग रिएजेंट है, मीन्स रिएक्शन रिएजेंट है ना, कैसे पहचाने। सभी को यही उत्सुकता होता है, सभी के मन में ये जिज्ञासा होता है कि आखिर ये है कौन, है ना बेटा, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिएजेंट पहचान लेते हैं, रिएक्शन सीखने का दो ही कंडीशन है, रिएजेंट और कैटलिस्ट। रिएजेंट और कैटलिस्ट सीख जाए बेटा, समझ लें कि आप रिएक्शन कर सकते हैं, आप में वो ताकत है, आप वो कर सकते हैं, और आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल साधारण सा महसूस होगा बेटा। एक बात और ध्यान रखें बेटा, अगर पहली बार आप आ रहे हैं चैनल पर तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें बेटा, ताकि हम एनर्जी के साथ आपको हम पढ़ा सकें और हम आपको सिखा सकते हैं। हम ये गारंटी लेते हैं, हम आपको पूरा केमिस्ट्री सिखाने वाले हैं। बस टाइम दें, पढ़ते समय बिल्कुल आंख से आंख मिला करके पढ़ाई करें बेटा, बिल्कुल समझ में आएगा। एक एक वर्ड को देखें, एक एक लाइन को समझें, एक एक वर्ड को सुने। देखिए तो आखिर रिएक्शन रिएजेंट है कौन, ये पहचानेंगे कैसे। ओरिजिनली आप जब रिएक्शन करने वाले हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन करने वाले हैं, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको क्या मिलने वाला है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, है ना। अटैकिंग रिएजेंट कहें या रिएजेंट कहें बेटा, इसे रिएजेंट कहें, और ये फाइनली प्रोडक्ट बनता है। और मैक्सिमम रिएक्शन में हम लोग को यहाँ मिलता है कैटलिस्ट।
मैक्सिमम रिएक्शन में हम लोग को यहाँ मिलता है कैटलिस्ट। मीन्स ये सबस्ट्रेट है बेटा और ये आपका रिएजेंट है, ये रो पर रखा रहेगा कैटलिस्ट, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। मीन्स रिएक्टेंट में दो पार्ट है बेटा, रिएक्टेंट में दो पार्ट है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। रिएजेंट ही आपका अटैकिंग रिएजेंट है या फिर रिएक्शन रिएजेंट है, यहाँ पर आप बात करेंगे बेटा। तो यहाँ पर आप कैसे समझेंगे कि कौन रिएजेंट है और कौन सबस्ट्रेट है। अगर आप बेंजीन लेते हैं और यहाँ पर क्लोरीन लेते हैं और यहाँ कैटलिस्ट में आप एनहाइड्रस आयरन रखें या आयरन का ट्राइक्लोराइड रखें और ये आपका प्रोडक्ट देता है बेटा, हम ये चीज पढ़ाए हैं, आप बेंजीन में जा करके देखें, आप इसे बेंजीन में जा करके देखें और ये आप देखेंगे और ये आपका पढ़ा हुआ है, आप बेंजीन को जरूर देखें और ये बात को समझें। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कौन है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका सबस्ट्रेट है। और ये क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल बेटा ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपका यहाँ रिएजेंट है। और ये जनरली जो मेटालिक रहेगा बेटा वो आपका कैटलिस्ट है और ये आप पहचान रहे हैं ये आपका प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है जो रिएक्शन के बाद आपको मिला है। मीन्स सबस्ट्रेट बेटा ऑलवेज ऑर्गेनिक होगा, सबस्ट्रेट ऑलवेज ऑर्गेनिक होगा, रिएजेंट ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, रिएजेंट ऑर्गेनिक के साथ साथ रिएजेंट भी हो सकता है बेटा। आप इस बात को ध्यान दीजिए और यहाँ पर बात को समझने का कोशिश करें, बिल्कुल ये इजी है। और भी आप रिएक्शन देखने की बात कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप KOH लेते हैं बेटा और ये DMS सॉल्वेंट है, यहाँ DMS या DMF यहाँ सॉल्वेंट है बेटा, ये सॉल्वेंट है, यहाँ कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा है और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है और ये प्रोडक्ट अल्कोहल है। तो इसमें आप पहचान रहे हैं और इस बात को पहचान कर चुके हैं कि ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये आपका सबस्ट्रेट है। रिएक्टेंट में दो पार्ट है बेटा, रिएक्टेंट में दो पार्ट है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, ये आपका रिएजेंट है और ये भी रिएजेंट संजोग इनऑर्गेनिक है, ये भी रिएजेंट आपका इनऑर्गेनिक है। मीन्स सबस्ट्रेट तो बेटा हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए सबस्ट्रेट ऑलवेज ऑर्गेनिक होगा, रिएजेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। हम लोग और भी एग्जांपल देख करके बात को समझे बेटा, तो आपको ये बात क्लियर होने वाला है। अगर आप बेंजीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराते हैं बेटा, ये एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट यूज करते हैं और ये आपका अल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, ये भी हम आपको बेंजीन में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर बेटा आप बात करेंगे तो ये आपका सबस्ट्रेट है, लेकिन संजोग ये भी ऑर्गेनिक है और ये भी ऑर्गेनिक है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सबस्ट्रेट कौन है और कौन रिएजेंट है। तो यहाँ पर बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका ये जो मॉलिक्यूल कैटलिस्ट से फर्स्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि आपको पता है बेटा हम आपको बार बार बता रहे हैं, आप अगर है ना हमारे हाइड्रोकार्बन को पढ़े होंगे या हाइलोअल्केन को पढ़े होंगे तो उसमें हम आपको बार बार बता रहे हैं बेटा इस बात को कि यहाँ पर ये हाइलोजन है और ये मेटल है अल्युमिनियम, ये तुरंत कार्बन को छोड़कर जाने वाला है, क्लोरीन जो है कार्बन को छोड़कर मेटल के साथ जाने वाला है बेटा, क्योंकि कार्बन जो है लेस रिएक्टिव है और ये क्लोरीन मोर रिएक्टिव है और ये है ना मेटल के साथ जाने वाला। मेटल के साथ क्यों जाता है बेटा, हाइलोजन मेटल के साथ क्यों जाता है, यहाँ पर भी एक कहानी है बेटा। अगर मान लें
किसी, है ना, आदमी को ऐसा फ्रेंड मिल जाए जो अपना पर्स हमेशा उसी को रखने दिया जाए। किसी व्यक्ति को ऐसा फ्रेंड मिल जाए जिसे हमेशा अपना पर्स उसी को रखने दे दे, तो वो उसी के साथ रहना पसंद करेगा बेटा, हमेशा उसी के साथ रहना पसंद करेगा। अगर वो संजोग पहले किसी और के साथ रह रहा था जो उसे अपना रुपया नहीं दे रहा था, तो निश्चित है उसे छोड़कर बेटा वो उसके पास जाने वाला है कि जो उसे अपना पर्स हमेशा देता है। पर्स देने वाला मतलब बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर, जो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो मेटल क्या होता है बेटा, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मेटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन नहीं करता। और अल्युमिनियम बेटा यहाँ कौन है, मेटल है। और हाइड्रोजन यहाँ क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फैमिली से बिलोंग करता है। इसीलिए हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि हम मेटल के साथ रहें, क्योंकि मेटल हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ही दे देता है। इसलिए वो हाइड्रोजन मेटल को पसंद करता है। आपको भी अगर ऐसा दोस्त मिल जाए बेटा जो अपना पर्स आपको दे दे, और अगर आप ऐसे दोस्त के साथ रह रहे हैं जो आपको एक भी रुपया कभी खर्च ना करे, मीन्स कंजूस है ना, वो कंजूस है, वो आपको रुपया नहीं देना चाहता, तुरंत उसको छोड़कर आप उसके साथ जाएंगे जो अपना पर्स आपको देने वाला है। मीन्स यही कंडीशन है। ये क्लोरीन कार्बन यहाँ कंजूस है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कभी हमेशा के लिए नहीं देने वाला, लेकिन क्लोरीन को अल्युमिनियम देगा, इसलिए ये अल्युमिनियम के साथ जा रहा है। यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे थे बेटा, रिएजेंट कैसे पहचाने, है ना, रिएजेंट कैसे पहचाने, है ना, कैसे पहचानेंगे कि ये रिएजेंट है। तो हम लोग यहाँ पर पहचान रहे हैं बेटा, जो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट है ना, जो मॉलिक्यूल कैटलिस्ट से पहला रिएक्शन करे, जो मॉलिक्यूल कैटलिस्ट से पहला रिएक्शन करे वो बेटा रिएजेंट है, वो रिएजेंट है। और ये बेटा कैटलिस्ट है, और ये आपका प्रोडक्ट है, और इसे आप साइड प्रोडक्ट भी कह देते हैं। इसे साइड प्रोडक्ट, ये आपका मेन प्रोडक्ट हुआ बेटा, मेन प्रोडक्ट हुआ ये। और वो साइड प्रोडक्ट मीन्स ऑर्गेनिक जो होगा मेन प्रोडक्ट, इनऑर्गेनिक HCl बेटा इनऑर्गेनिक है, ये मेन साइड प्रोडक्ट है। और ये आपका रिएजेंट है, और ये आपका सबस्ट्रेट है बेटा। इस तरह से हम लोग रिएक्शन को समझ रहे हैं, इस तरह से हम लोग पहचान रहे हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बेटा, और यहां पर रख सकते हैं आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन और साइड प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ये यहाँ कैटलिस्ट है। ऑर्गेनिक जो होगा वो ऑलवेज सबस्ट्रेट होगा। ये इनऑर्गेनिक है बेटा, नाइट्रिक एसिड इनऑर्गेनिक है, और ये निश्चित रिएजेंट है। बिल्कुल इस तरह से पहचानेंगे बेटा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके जो जिज्ञासा है कि रिएजेंट कैसे पहचाने, तो बिल्कुल आसान है बेटा, कि अगर ये आप ऑर्गेनिक है ना, रहे बेंजीन रहे या जो भी रहे, ऑर्गेनिक है तो वो सबस्ट्रेट है, और इनऑर्गेनिक है तो वो रिएजेंट है। इनऑर्गेनिक हमेशा रिएजेंट है बेटा, हमेशा रिएजेंट है। और एरो पर कुछ भी रखा रहे समझिए वो कैटलिस्ट है या सॉल्वेंट है। एरो रखा हुआ चीज क्या है, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट है। और ये आपका मेन प्रोडक्ट होने वाला है, ये आपका साइड प्रोडक्ट होने वाला है। इस तरह से आप रिएक्शन को समझ रहे हैं बेटा, इस तरह से रिएक्शन को आप देख रहे हैं। और बहुत सारा रिएक्शन है जिसे हम लोग देख सकते हैं। आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ले लें और हाइड्रोजन आयोडाइड लेकर के रेड फास्फोरस रखे बेटा, रेड फास्फोरस, और 150 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें, 150 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें। और तो बेटा ये क्या होता है, अल्केन बन जाता है, ये आपका अल्केन बनता है, इथेन बन जाता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म में आता है, आयोडीन I2 मॉलिक्यूल में आ जाता है। आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करने आए हैं कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट कौन है। तो बेटा यहाँ पर ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, और ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है, ये आपका सबस्ट्रेट है। रिएजेंट में आप ये इनऑर्गेनिक है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आपका क्या है, रिएजेंट है। और रेड फास्फोरस ये आपका क्या है, कैटलिस्ट है बेटा, ये आपका इथेन मेन प्रोडक्ट है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका मेन प्रोडक्ट होगा, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये साइड प्रोडक्ट है। इस तरह से हम लोग रिएजेंट, सबस्ट्रेट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट में भी मेन प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट की बात करें बेटा। इस तरह से आप रिएक्शन को समझे, इस तरह से आप रिएक्शन को देखें कि आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब आपको शायद बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, आप तुरंत पहचान जाएंगे रिएजेंट कौन है। रिएक्टेंट में दो पार्ट है बेटा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। इस तरह से आप ये सबस्ट्रेट है और आपका ये रिएजेंट है, आप देखते के साथ पहचानने वाले बेटा। अब आपका जिज्ञासा जरूर है ना कंप्लीट हो गया होगा, पूरा हो गया होगा कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहने वाला कि रिएजेंट कौन है। अब हम लोग बेटा यहाँ पर बात करने वाले हैं कि रिएजेंट का टाइप्स कौन है। ओरिजिनली हम लोग यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म में देख चुके हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देख चुके हैं बेटा, न्यूट्रल फॉर्म में देख चुके हैं। ओरिजिनली ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो कार्बन पर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहिएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। चलिए हम लोग बातचीत करें बेटा अब इसके क्लासिफिकेशन के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट रहे बेटा तो कमेंट जरूर लिखें, हम आपके कमेंट का जवाब तुरंत आपको देने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो भी है ना प्रॉब्लम हो आप उसे जरूर बताएंगे, हम आपके प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। चलिए बेटा यहाँ पर हम लोग बातचीत करें आगे की ओर। क्लासिफिकेशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट कहें, रिएक्शन रिएजेंट कहें, सब एक ही बात है बेटा, कोई अलग बात नहीं है। और ये आपका बेटा 3 टाइप्स का होने वाला है, ये आपका 3 टाइप्स का होने वाला है। यहाँ पर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, निकोलियोफाइल, और ये आपका है एमबी फाइल। ये है आपका एमबी फाइल। बेटा हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल को देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होने वाला है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब लविंग। फाइल का मीन्स क्या होता है बेटा, लविंग होता है। वह मॉलिक्यूल या वह ग्रुप और एटम, या कहिए वह मॉलिक्यूल या वह आयन जिसे इलेक्ट्रॉन से लव हो, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन हो, उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल, है ना बेटा। जिसे इलेक्ट्रॉन से लव हो उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉन से लव क्यों है, इलेक्ट्रॉन से किसी को क्यों लव है, इसका मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आखिर इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन क्यों है, मान ले किसी आदमी को रुपया से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि उसके पास रुपया की कमी है, इसलिए वो तुरंत रुपया को लेना चाहता है और तुरंत वो प्राप्त करना चाहता है। यही बात यहाँ भी है बेटा, मीन्स जिसके पास जो कमी रहेगा उस चीज को वो तुरंत एक्सेप्ट करना चाहता है ना। कोई लड़का रोड पर क्यों घूमते रहता है, क्योंकि उसे है ना अपोजिट पोल चाहिए और उसे तुरंत प्राप्त करना चाहता है, वो इसीलिए हमेशा घूमते रहता है। ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी वही बात है। अब इलेक्ट्रोफाइल का और भी नाम है बेटा जिसे हम लोग यहाँ पर देख लेना चाहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का और भी नाम हम लोग रखेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे। और इसका नाम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलेंगे। और इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस तरह से बेटा ये सभी नाम है ना एक ही है ना रिएजेंट का नाम है। इलेक्ट्रोफाइल कहें, है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग कहें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहें, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहें, या लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहें बेटा। इसका और एक और नाम क्या होने वाला है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहें। मीन्स इस तरह से ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहेंगे, है ना। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन कमी वाला मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है बेटा, और इसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। बिल्कुल यहाँ पर आपको ये बात माइंड में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आगे रिएक्शन करने वाले हैं और वहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स वहां इलेक्ट्रोफाइल है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रोफाइल का एक्सचेंज होगा, एक अंदर आएगा एक बाहर जाएगा, तो कहिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रोफाइल आकर सबस्ट्रेट में ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, रिएजेंट है, और वो सबस्ट्रेट में आकर ऐड हो जाएगा, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड हो, सबस्ट्रेट से सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाए तो कहेंगे उसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज हो जाए, है ना, एक आया एक गया, तो उसे कहेंगे हम लोग, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को पहचानेंगे तब तो हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल आखिर है कौन। चलिए बेटा हम लोग यहाँ पर ये बात क्लियर होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के लिए बातचीत करें। इलेक्ट्रोफाइल भी बेटा आपका टू टाइप्स होने वाला है, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होगा न्यूट्रल। एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है आपका न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज की बात करें और उसकी एग्जांपल से बात करें, तो यहाँ पर आप इसका एग्जांपल से बात करें बेटा, मीन्स जब भी है ना किसी एटम या ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बोकेटाइन हो, क्लोरीन पर केटाइन हो, ब्रोमीन पर केटाइन हो, आयोडीन पर केटाइन हो, सल्फोनिक एसिड पर केटाइन हो, नाइट्रो पर केटाइन हो, फिर आपका एसाइल ग्रुप पर केटाइन हो। मीन्स जब भी किसी मॉलिक्यूल या एटम पर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, जब भी है ना किसी ग्रुप या एटम पर है ना पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ये सभी क्या है बेटा, आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना अनिवार्य है, लेकिन वो न्यूट्रल होगा। BH3, BF3, AlCl3, PCl3। बेटा ये सभी क्या है, ये सभी न्यूट्रल है, ये सभी में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब हम लोग इसे कैसे पहचाने कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, कैसे पहचाने कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा, रिच, है ना, आपको कैसे पहचानना है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर एटम के है ना आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे इलेक्ट्रॉन रिच कहेंगे, और अगर एटम के आउटर मोस्ट सेल में है ना लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो,
उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहें, उसे पुअर कहें बेटा, उसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहें, उसे इलेक्ट्रॉन लविंग कहें। यहां देखें आप, बोरोन की बात करें, बोरोन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया है और 3 बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है इसके पास। यहाँ पर बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स ये डेफिशिएंट है, 8 नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन होता तो ये रिच होता, ये डेफिशिएंट है। अल्युमिनियम से बात कर सकते हैं आप, और अल्युमिनियम भी यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बनाया है, अल्युमिनियम भी यहाँ 3 ही बॉन्ड बनाया है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर आप कार्बोकेटाइन से बात करें बेटा, कार्बोकेटाइन से बात करें तो कार्बोकेटाइन के पास भी क्या देख रहे हैं, 3 ही बॉन्ड दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स कुछ भी नहीं, पॉजिटिव चार्ज मीन्स कुछ भी नहीं, खाली जगह है ना, एम्प्टी स्पेस कह सकते हैं, है ना। ऑर्बिटल खाली हो चुका है, ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, सल्फोनिक के लिए बात करेंगे हम लोग, सल्फोनिक के लिए बात करेंगे हम लोग। सल्फोनिक के लिए हम लोग बात करें बेटा, यहाँ पर सल्फोनिक में सल्फर कितना बॉन्ड बना चुका है आप देख सकते हैं, 5 बॉन्ड्स है और 1 बॉन्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। अभी हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन रिच कब होगा, इलेक्ट्रॉन रिच कब होना है, इलेक्ट्रॉन रिच होने का क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन रिच होने का कंडीशन है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो तभी वो इलेक्ट्रॉन रिच है, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। और यहाँ पर वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। और इस तरह से ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर आप और भी एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं बेटा, इसमें इसमें और भी एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, ऑक्टेट होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल है, और भी यहाँ कंडीशन को ऐड कर सकते हैं। ये सभी ऑक्टेट होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन यहाँ ऑक्टेट है बेटा, कार्बन यहाँ ऑक्टेट है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, यहाँ पर कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड मीन्स क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, लेकिन ये क्यों है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मीन्स कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कभी भी खींच लेगा अपनी ओर, और खींच लेगा अपनी ओर तो ऑक्सीजन निगेटिव होगा और कार्बन पॉजिटिव। कार्बन पर क्या होने वाला है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, मीन्स ये न्यूट्रल है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि कार्बन पॉजिटिव हो चुका है। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खींच लेगा तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसी के कारण यहाँ कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, मीन्स कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन रहे या फिर मिथाइल रहे, इस तरह से ये आपका क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल होने वाला है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने वाला है। इस तरह से आप इलेक्ट्रोफाइल को समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा न्यूक्लियोफाइल, आखिर न्यूक्लियोफाइल कौन है, देखें यहाँ पर। तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल को कैसे समझें, न्यूक्लियोफाइल में क्या है बेटा, 2 पार्ट है, 2 पार्ट क्या है, न्यूक्लियस प्लस फाइल मीन्स लविंग, फाइल मीन्स लविंग, है ना, वह मॉलिक्यूल या ग्रुप जिसे न्यूक्लियस से लव हो। न्यूक्लियस में क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, एटम के न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से किसे लव होगा बेटा, हमेशा क्या होता है बेटा, नेचर आप जानते हैं, आप खुद जानते हैं कि, है ना, लव किसके साथ होता है, अपोजिट चार्ज के बीच, है ना, हमेशा अपोजिट चार्ज के बीच ही अट्रैक्शन होता है, हमेशा, है ना, लव होता है, चाहे वो जो भी कंडीशन हो, वो आपका, है ना, जो जिस भी कंडीशन में आप जाएं, ये केमिस्ट्री में आ जाएं या फिर आप नेचुरल केमिस्ट्री की बात करें,
अपने केमिस्ट्री की बात करें, है ना, अपने लाइफ के केमिस्ट्री की बात करें, या फिर रिएक्शन के आप कंडीशन में बात करेंगे, अगर लव न्यूक्लियस से है मीन्स पॉजिटिव चार्ज से लव है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, मीन्स बेटा ये कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, या इसे आप क्या कह सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर कहने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डोनर भी है। आप इसे आप क्या कहने वाले हैं, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या आप इसे कहने वाले हैं, आप क्या, आप इसे क्या कहने वाले हैं बेटा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कह रहे हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं क्या बेटा, यहाँ पर ये कंडीशन क्या है कि ये न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल भी है, और इस तरह से ये सभी नाम से ये बहुत ही, है ना, कंडीशन बेस्ड हम लोग बात करेंगे। मीन्स यहाँ पर एक और नाम आप ऐड कर दें, ऑक्टेट स्टेट ग्रुप, ऑक्टेट स्टेट ग्रुप, या कह दें लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। तो ये आपका कौन है बेटा, आपका, या ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑक्टेट स्टेट ग्रुप है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, ये सभी आपका कौन है, मीन्स हर स्थिति में इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच होने का कंडीशन क्या है कि बॉन्ड बनने के बाद आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो रिच हो जाता है। और यहाँ पर ये भी 2 टाइप्स में डिफाइन होता है, ये भी क्या है, 2 टाइप्स में डिफाइन होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये भी आपका बेटा 2 टाइप्स का होने वाला है, और इसे हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और फिर न्यूट्रल भी होगा, निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल दोनों कंडीशन में होगा बेटा। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, और ये एग्जाम्पल आप देखें, मीन्स यहाँ पर आप कहें CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, OCH3 माइनस हो, NHR माइनस, या NR2 माइनस, या SH माइनस, ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा, ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये सभी ऑक्टेट स्टेट में है, ये सभी क्या है, ऑक्टेट स्टेट में है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि ऑक्टेट स्टेट के साथ सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, ऑक्टेट स्टेट के साथ सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए बेटा, इसीलिए ये आपका कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर और भी बात करें, आप न्यूट्रल के लिए बात करें, तो न्यूट्रल के लिए आप बात करेंगे तो ये न्यूट्रल होने वाला है वाटर मॉलिक्यूल, इसके पास 2 लोन पेयर है, और ये NH3, इसके पास भी क्या है, 2 लोन पेयर है, और ये CH3OH, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, या फिर आपका ये है C2OH, C2H5OH, या फिर आपका ये हो सकता है, ये सभी न्यूट्रल है, और ये सभी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर आप बात करें तो ये ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और सिंगल बॉन्डेड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो और सिंगल बॉन्डेड हो। आप किसी के बारे में बात करें, जैसे CH3 के बारे में बात करें, हम इसका एग्जाम्पल देने बेटा यहाँ पर समझने के लिए।
और यहाँ निगेटिव का मतलब समझेंगे बेटा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज का मतलब समझेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर बॉन्ड कितना दिख रहा है बेटा आपको, 3 बॉन्ड्स दिख रहा है। 3 बॉन्ड्स मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। और निगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स बेटा ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये सिंगल बॉन्डेड है ना। मॉलिक्यूल के है ना, मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो और सिंगल बॉन्डेड हो। मैक्सिमम केस 99% केस सिंगल बॉन्डेड हो तभी वो ऑक्टेट स्टेट होता है और वो कहलाता है आपका न्यूक्लियोफाइल। चाहे वो निगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, इस तरह से वो आपका बेटा न्यूक्लियोफाइल बनता है और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर डिफाइन करता है। ये आपको क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है बेटा। ये आपका क्या बता रहा है कि न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल में बेटा थोड़ा सा कंडीशन है, उसे हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं। न्यूक्लियोफाइल में ये कंडीशन है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि सेम पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सेम पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सेम पीरियड में, ये हैलोजन है। सेम पीरियड में हम लोग बात कर रहे हैं, सेम पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। सेम पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर घट रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और भी एक बात हो रहा है, इंक्रीजेज लोन पेयर। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीजेज लोन पेयर हो रहा है, इसके पास 3 लोन पेयर है। आप जीओसी का फर्स्ट वीडियो देखे बेटा, ये आपको पता चलेगा लोन पेयर किसके पास कितना होने वाला है, उसमें हम आपको बेहतर ढंग से बता चुके हैं, आप उसे देखें। लोन पेयर बढ़ने से क्या होता है बेटा, रिपल्सन बढ़ जाता है और जिस घर में मारपीट हो रहा हो वो अच्छा डोनर नहीं हो सकता। अगर जिस घर में मारपीट हो रहा है आप उस घर में चले जाएं कुछ मांगने के लिए, कोई भी वस्तु मांगने के लिए, आपको मिलेगा, है ना। आपको क्या मिलेगा बेटा, मार, है ना, आपको भी मारेगा क्योंकि वो क्या बोलेगा कि ये मजा लेने आया है ना, ये कोई वस्तु मांगने नहीं आया है, मजा लेने आया है, तो आपको वो मारेगा, कोई वस्तु देने वाला नहीं। वही बात है यहाँ, लोन पेयर ज्यादा होने के कारण रिपल्सन बढ़ चुका है, इसीलिए ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ बता रहा है। अब यहाँ पर एक्वस फेज में बात करेंगे, एक्वस फेज में बात करेंगे तो हैलोजन की बात होगा बेटा, हैलोजन से बातचीत होगा। और फ्लोरीन से बेहतर इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल आपका क्लोरीन है और उससे बेहतर ब्रोमीन है और सबसे बेहतर यहाँ आयोडीन होने वाला है एक्वस फेज में। और अगर हम लोग गैसियस फेज में बात करेंगे, गैसियस फेज में बात करेंगे तो गैसियस फेज में बेटा ये क्या होने वाला है, इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे डिनोट करेंगे बेटा, है ना, न्यूक्लियोफाइल को NU से डिनोट करेंगे। और यहाँ हो गया ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, गैसियस फेज में ये क्या हो गया बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से बेटा ये आपका एक्वस फेज में है, ये आपका गैसियस फेज में है और ये आपका क्या है, आपका इस तरह से ये, है ना, ये जनरल कंडीशन में है आपका सेम पीरियड में, है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से बेटा ये आपका कंडीशन है जिससे आप स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पहचान सकेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के समय स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी आपको चाहिए और इस तरह से आप उसे एक्सप्लेन करेंगे और बात को
समझने वाले हैं और इस तरह से हम लोग बात को समझेंगे। यहाँ पर है ना एक्वस फेज में आयोडीन इसलिए बेटर हो जाता है बेटा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि फ्लोरीन है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ है ना अट्रैक्शन में रह जाता है। मान लें बेटा कि आपको आपके घर से कोई वस्तु लेने दुकान भेजा जाए, आप रोड पर खड़ा होकर अपोजिट पोल को देखने लगे, अट्रैक्ट हो जाए और उसी को देखते रह जाए, आप वस्तु लेकर ना जाए। इसका मतलब है आपका टारगेट कहाँ था, वस्तु लाना, आप कहाँ कर रह गए, अट्रैक्शन में। वही होता है यहाँ फ्लोरीन, इसका टारगेट था रिएक्शन करना और ये हाइड्रोजन बॉन्ड में व्यस्त हो जाता है, मीन्स बगल में दिख गया कलरफुल, बस उसी से अट्रैक्ट हो गया। मीन्स जबकि आयोडीन का साइज बड़ा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये डायरेक्ट अपने टारगेट पर जाता है एक्वस फेज में। लेकिन गैसियस फेज में है ना, इसके लिए कोई मान लें कि रोड खाली है, रोड खाली है तो आप अट्रैक्ट किस पर होंगे, है ना, आपको अपोजिट पोल नजर ही नहीं आएगा, तो आप किसे देखने वाले हैं, तो इसका मतलब सीधे है कि आप दुकान वस्तु लेकर घर जाने वाले हैं। वही बात यहाँ पर है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, गैसियस फेज में मीन्स रोड खाली है, इसका मतलब ये डायरेक्ट टारगेट पर जाएगा, मीन्स डायरेक्ट रिएक्शन करेगा, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग हो गया है गैसियस फेज में, जबकि एक्वस फेज में ये वीक है। इस तरह से बेटा आप इस चीज को समझते हैं और इस बात को देखते हैं। तो ये आपका क्या जा रहा है बेटा, न्यूक्लियोफाइल की बात हो रहा है। इसके पहले हम आपको इलेक्ट्रोफाइल के लिए बातचीत कर चुके हैं और इस तरह से आप इस बात को बढ़िया से समझे बेटा, बिल्कुल इजी है, बहुत ही बेहतर ढंग से हमने आपको बताया है। आप इसे बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं और इसे माइंड में सेट कर सकते हैं, बिल्कुल रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस इसे माइंड में सेट करें बेटा। बार बार हम आपको एक ही बात कहेंगे, अगर पहली बार आए बेटा, जब भी आप पहली बार आए तो पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को बेहतर ढंग से देखें, आपको पता चलेगा कि इसमें आपको क्या फायदा मिलने वाला है, कितना फायदा। मीन्स सभी को ये जिज्ञासा होता है कि आखिर रिएजेंट कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, और इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं बेटा तो समझ जाइए कि आपका 90% रिएक्शन हो चुका है। 10% रिएक्शन जो रिएक्शन में हम लोग करने वाले हैं, मीन्स हम लोग रिएक्शन की तैयारी कर रहे हैं बेटा, जैसे विवाह की तैयारी होता है। विवाह की तैयारी कैसे करते बेटा कि पहले सारे वस्तुओं को हम लोग पहले से व्यवस्था करके रखते हैं और उसके बाद हम लोग विवाह शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग रिएक्शन की तैयारी करें बेटा। रिएक्शन क्या है बेटा, बॉन्ड बनना है, बॉन्ड टूटना है, नया बॉन्ड बनना है, मतलब विवाह होना है, वही कंडीशन यहाँ, इसलिए हम ये सब तैयारी करें बेटा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेटा, ये विवाह की तैयारी है, रिएक्शन की तैयारी है। इस तरह से आप इस चीज को समझें और बेटर फीलिंग होगा बेटा। इस तरह से अगर कोई कमेंट है ना प्रॉब्लम रहे, कोई है ना डाउट रहे, तो आप कमेंट्स लिखें और हम आपको उसे जरूर क्लियर करेंगे। और इस तरह से ये बात बेटा यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं कि इसके पास कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, बिल्कुल लोन पेयर नहीं है, और इसीलिए आप यहाँ पर बिल्कुल है ना ये फ्रेश अटैक करेगा। यहाँ 2-2 हो चुका है, एक निगेटिव है ना बेटा और ये लोन पेयर, और इसके पास 3-3 हो चुका है और इसके पास तो 4-4 हो चुका है, जिसके कारण क्या होने वाला है, रिपल्सन होने वाला है आपस में, है ना। लोन पेयर का रिपल्सन होने वाला है, रिपल्सन जहां होगा वहां पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि ये अटैक करने में फेल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताया बेटा कि एक्वस फेज में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के है ना फेवर में आ जाता है, ये अपने टारगेट को भूल जाता है। गैसियस फेज में इसके लिए कोई अट्रैक्शन रहता ही नहीं, इसीलिए अपने टारगेट को अचीव करता है। और इस तरह से आपका ये न्यूक्लियोफाइल है और इस तरह से न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ है, और इसे आप समझेंगे तो बात आपको बेटर फीलिंग होगा और इस तरह से हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। बेटा आप इसमें इतना रहने दें। थैंक यू।